हेलो दोस्तों। तो आज हम ईसीजी के बारे में पढ़ेंगे। ईसीजी इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये लैटिन से आया हुआ है। इसका अनदर इसको ईकेजी की तरह भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है। तो ये जो ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, ये एग्जैक्टली होता क्या है? तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमारे हार्ट में होती है उसका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। मतलब बेसिकली आपको अगर आप कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट जानते हो तो आपको पता होगा कि हार्ट कैसे चलता है। जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो प्रोसेस होती है वो मसल करती है, और मसल की जो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन होता है वो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है। ठीक है। डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। तो उसी की एक्टिविटी का रिप्रेजेंटेशन हम ईसीजी में देखते हैं। तो दिस इज ईसीजी। यहाँ पे मैंने एक ईसीजी पेपर आपको दिखाया है जिसमें आपको ईसीजी वेव्स नज़र आएगी। ठीक है। तो ये जो ईसीजी है तो ये हम लेते कैसे हैं? तो अगर आपने क्लिनिकल में पोस्टिंग किया होगा तो आपको पता होगा कि बॉडी पे क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, बराबर है। तो ये इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिटेक्ट करते हैं, और उससे क्या होता है, इस ईसीजी पेपर पे ये हमें वेव्स नज़र आती है। तो इसे है। तो ईसीजी जो होता है, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स हमारे हार्ट को दो हिस्सों से देखता है। मतलब एक दिखता है एट्रियल हिस्सा और दूसरा जो देखता है वो है वेंट्रिकुलर। मतलब एट्रिया एंड वेंट्रिकल। वैसे तो हमारे हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की बात करें, मतलब डीपोलराइजेशन की, तो एट्रिया एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड दोनों वेंट्रिकल एक बार कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मतलब दोनों एट्रिया एक टाइम और दोनों वेंट्रिकल एक टाइम। तो उस हिसाब से ये चलता है। तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, एट्रिया एंड वेंट्रिकल 2 ही चेंबर्स हम कंसिडर करेंगे इसमें। ठीक है। तो ये पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरी है डायग्राम ऑफ हार्ट। अभी मैं आपको बताऊंगा। सो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट ये बेसिकली रिलेटेड होती है कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हमारे हार्ट की, वो कहाँ से जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस कहाँ से जनरेट होते हैं और वो कैसे फैलते हैं और हार्ट कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। उसमें बेसिकली चार स्ट्रक्चर्स आते हैं। पहला एस ए नोड, फिर ए वी नोड, फिर बंडल ऑफ हीस एंड परकिंजे फाइबर्स। तो जो पहला स्ट्रक्चर है यहाँ पे देखिए, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ। ये है हमारा एस ए नोड। एस ए नोड से क्या हो रही है, फायरिंग हो रही है। ये देखिए यहाँ से इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं और ये इम्पल्स कहाँ फैल रहे हैं, पूरे एट्रियम में फैलते हैं। ठीक है। ए एट्रियम, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये एट्रियम है। एट्रियम, तो एट्रियम 2 होते हैं, 2 यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो दोनों पे फैलेगा डीपोलराइजेशन वेव। तो डीपोलराइजेशन वेव फैलेगी तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है। अब ये जो वेव फैल रही है ये कहाँ तक जाएगी, ये ए वी नोड तक जाएगी। ये क्या है हमारा, ये ए वी नोड है। तो ए वी नोड तक भी जाएगा। फिर ए वी नोड क्या करेगा, इसको आगे पास करेगा इस डीपोलराइजेशन वेव को, फिर जाएगा बंडल ऑफ हीस के पास, बंडल ऑफ हीस। और बंडल ऑफ हीस की 2 ब्रांचेस होती है, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच जिसको हम कहते हैं। इससे ये डीपोलराइजेशन वेव आगे आगे ट्रांसफ़र होगी ऑन द वॉल ऑफ वेंट्रिकल। ये हमारा वेंट्रिकल। ठीक है। तो एट्रिया पे हो गया एस ए नोड की वजह से, फिर आ गया ए वी नोड के पास, ए वी नोड ने आगे ट्रांसफ़र कर दिया तो बंडल ऑफ हीस। बंडल ऑफ हीस आगे अपने 2 ब्रांचेस को, जिसमें डिवीजन हो रहा है, बंडल ब्रांचेस, उससे इस डीपोलराइजेशन वेव को आगे ट्रांसफ़र कर रहा है टू द परकिंजे फाइबर्स। ये जो फाइबर्स आपको छोटे छोटे फाइबर नज़र आ रही है, दीज आर द परकिंजे फाइबर्स। ठीक है। ये परकिंजे फाइबर्स है। तो इससे क्या हो रहा है, वेंट्रिकल की पूरी वॉल पे डिपोलराइजेशन वेव चली जाएगी और देन वेंट्रिकल स्टार्टेड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। तो पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा, पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इस हिसाब से इसका कंडक्टिंग सिस्टम चलता है। ठीक है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, फिर वेंट्रिकुलर, फिर एट्रियल, फिर वेंट्रिकुलर, फिर एट्रियल, फिर वेंट्रिकुलर, ऐसे हमारा। तो अभी आपने कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट मैंने बता दिया आपको। अभी मैं बताऊंगा एक और चीज़ के बारे में जो ईसीजी पढ़ने में आपको हेल्प करेगी, वो है रिदम। और रिदम क्या होता है, तो रिदम होता है कि जहाँ से एक्टिवेशन सीक्वेंस जनरेट हो रहा है, मतलब जहाँ से इम्पल्स जनरेट हो रहा है, उस पोर्शन को रेफर करके हम रिदम कहते हैं। ठीक है। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ हार्ट विच कंट्रोलिंग द एक्टिवेशन सीक्वेंस। जैसे हमारे बॉडी में होता है एस ए नोड, मतलब इसमें हार्ट में एस ए नोड होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, इसके जो रिदम है उसको हम कहते हैं साइनस रिदम। और यही इंपॉर्टेंट है हमारे किसमें, ईसीजी में, क्योंकि हम नॉर्मल ईसीजी पढ़ रहे हैं। तो साइनस रिदम आप याद में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे एक्टिवेशन सीक्वेंस, इस वर्ड को याद रखिए,
एक्टिवेशन सीक्वेंस मतलब डीपोलराइजेशन वेव कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो SA नोड से स्टार्ट हो रही है। पार्ट्स ऑफ ECG में बेसिकली मैं आपको बताऊँ, अगर ब्रॉडली मैं बताऊँ आपको, तो P वेव होती है, QRS कॉम्प्लेक्स होता है, एंड लास्ट में T वेव होती है। ठीक है, मतलब 2 वेव है एंड एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ ये किस तरह से चलता है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, सो ये एक ECG की वेव है, एक कंप्लीट वेव है। ठीक है, मतलब इसमें पूरा हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन दोनों कवर हो जाता है। ठीक है, 1 बीट हम इसको कहेंगे, 1 बीट मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन दोनों मिला के। ठीक है, हार्ट की पूरी प्रोसेस इसमें हो गई है। अब देखते हैं इसमें जो पहला छोटा अपवर्ड जो जा रहा है, दैट इज़ जैसे एट्रियम होता है। एट्रियम की वॉल कैसी होती है, एट्रियम की वॉल एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल स्मॉल होती है, बराबर है। स्मॉल मतलब छोटी होती है, पतली होती है। तो इसकी जो एक्टिवेशन सीक्वेंस है, मतलब इसका जो डीपोलराइजेशन वेव है वो कैसी आएगी, छोटी आएगी। तो पहली जो वेव है हमारी, दिस इज P वेव। ठीक है, तो P वेव कैसे छोटी है, ये कब होती है, जब एट्रिया डीपोलराइज होता है, डीपोलराइजेशन एज वेल एज कॉन्ट्रैक्शन, दोनों चीज़ें हो रही है तब ये जाके P वेव बनती है। ठीक है, दूसरी जो है हमारे पास वो है QRS कॉम्प्लेक्स। अब वेंट्रिकल की बात करेंगे, वेंट्रिकल तो इसका मास कैसा होता है, लार्ज होता है, बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू एट्रियम। तो इसका जो डीपोलराइजेशन है, डीपोलराइजेशन वेव जो होती है वो ज़्यादा बड़ी आएगी क्योंकि वॉल बड़ी है इसकी। तो सेकंड जो है हमारा, दैट इज़ P वेव बता दिया मैंने, P ये है QRS। तो ये QRS कॉम्प्लेक्स है। ये कब आता है, जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है। ठीक है, और S के बाद में एक छोटी सी वेव दिख रही है, उसे हम T वेव कहते हैं। और S और T के बीच में जो छोटी सी एक लाइन आ रही है उसे हम ST सेगमेंट कहते हैं। वो कब आता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली डीपोलराइजेशन अलग चीज़ है, कॉन्ट्रैक्शन अलग चीज़ है। डीपोलराइजेशन कब होता है, जब QRS कॉम्प्लेक्स बनता है, एंड कॉन्ट्रैक्शन कब होता है वेंट्रिकल का, जब ST सेगमेंट बनता है। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको एक नॉर्मल बता दिया है, PQRS और T। अब इसके अलावा भी एक छोटी सी वेव यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं U वेव। ठीक है, U वेव। तो ये U वेव हमेशा नहीं आती है, बट कभी आ सकती है, अनसर्टन। इसका ओरिजिन भी पता नहीं है हमें कैसे आती है, किस चीज़ की वजह से आती है। लेकिन यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि पैपिलरी मसल्स जो होती है हमारे हार्ट में, जो अभी मैंने कंडक्टिंग सिस्टम में बताया आपको, उसका जब रीपोलराइजेशन होता है, उस वक्त ये वेव आती है। ठीक है, तो इट इज़ नॉर्मल इफ़ एनी वेव फॉलोइंग द टी वेव को अगर फॉलो कर रही है कोई वेव और जो अपवर्ड साइड में जा रही है, तो दैट इज़ रीपोलराइजेशन ऑफ पैपिलरी मसल, U वेव होती है वो। ठीक है, और ये नॉर्मल होती है कुछ केसेस में। अगर टी वेव को फॉलो करके नहीं आ रही तो देन इट इज़ कंसिडर एज अ एबनॉर्मल। ठीक है, तो ये भी एक क्राइटेरिया है इसमें। देन तो हम इसमें आई होप आपको PQRS ओके। तो अभी मैं आपको थोड़ा वेव्स कैसे कैसे पहचानना है ये बता देता हूँ, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल यहाँ पे जो दिखाया है मैंने वो एक आइडियल वाला है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इससे अलग भी हमें पैटर्न दिखाई देते हैं। तो उसको कैसे पहचाना, P वेव कहाँ है, Q है, R है, कहाँ पे है, ये पहचाना कैसे। तो देखिए ये होती है आइसोमेट्रिक लाइन कहते हैं इसको। आइसोमेट्रिक लाइन मतलब इसमें अभी कोई चार्ज नहीं है इस पर। ठीक है, और अपवर्ड अगर कोई वेव जा रही है तो उसे हम कहेंगे अपवर्ड डिफ्लेक्शन, ठीक है। और अगर यही डाउनवर्ड जा रहा है तो उसको हम कहेंगे डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। ठीक है, डिफ्लेक्शन इस वर्ड को याद रखिए, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट अपवर्ड डिफ्लेक्शन, अभी इसको देखिए, ये क्या है, पहली देखिए आइसोमेट्रिक लाइन के बाद में पहला ऊपर जाने वाला डिफ्लेक्शन है, मतलब फर्स्ट अपवर्ड डिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज अ P वेव, उसको P वेव कहेंगे। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, इसको Q को देखिए, छोटा सा पोर्शन यहाँ पे दिखेगा आपको, देखो छोटा सा ये डाउनवर्ड गया है ऐसे। ठीक है, दैट इज़ द Q वेव। तो फर्स्ट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन क्या है, Q वेव है। फर्स्ट अपवर्ड डिफ्लेक्शन P वेव है। ठीक है, देन R वेव। आर वेव क्या है, एन अपवर्ड डिफ्लेक्शन, लेकिन इसमें Q वेव काउंट नहीं होगी, मतलब Q वेव हो या ना हो, अपवर्ड डिफ्लेक्शन अगर सेकंड नज़र आ रहा है आपको तो वो क्या होगा, हमेशा R वेव होगा। पहला P वेव है, दूसरा R वेव है। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ Q वेव होगी नहीं होगी डजेंट मैटर, लेकिन दूसरा अगर अपवर्ड डिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है तो दैट इज़ R वेव।
नेक्स्ट जो है हमारा वो है एस वेव। एस वेव मतलब ये होता है डिफ्लेक्शन बिलो द बेस लाइन। जो आर वेव है उसको अगर फॉलो करते हुए, मतलब आर वेव के बाद में अगर कोई डिफ्लेक्शन आइसोमेट्रिक लाइन के नीचे जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज एस वेव। ये वाली जो वेव है एस वेव, ठीक है, ये वाली दैट इज कॉल्ड एज एस वेव, ठीक है। इसमें भी हमें ये नहीं देखना है कि क्यू वेव है कि नहीं है, लेकिन अगर कोई आर वेव को फॉलो करके नीचे जा रही है, आइसोमेट्रिक लाइन के नीचे को अगर कोई वेव जा रही है दैट इज कॉल्ड एज एस वेव, ठीक है। और फिर लास्ट में तो टी वेव है ही, टी वेव तो होती ही है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये पूरा है सिस्टम। अभी मैं आपको कुछ पॉइंट इसमें पॉइंट्स बताऊंगा रिलेटेड टू द जो हमारा ये ईसीजी पेपर है, इसके बारे में कुछ पॉइंट बताऊंगा मैं आपको। जैसे ईसीजी पेपर है, ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं इसमें क्या क्या है। इसमें एक लार्ज स्क्वायर है, देखिए ये लार्ज स्क्वायर है, और लार्ज स्क्वायर के अंदर कुछ स्मॉल स्क्वायर्स भी है। देखो इस तरह से ये जो यहाँ पे जो बनाया मैंने, देखिए इसको देखिए क्या है, उसमें स्मॉल स्क्वायर्स भी है। देखो यहाँ पे भी मैंने बना दिया, स्मॉल स्क्वायर भी प्रेजेंट है इसमें। तो एक लार्ज स्क्वायर जो होता है, मतलब हमारा जो एक लार्ज स्क्वायर है वो लगभग होता है 0.2 सेकेंड्स का, मतलब इक्वली करें तो 200 मिली सेकेंड्स का, ठीक है, इतना होता है ये। मतलब ईसीजी पेपर रन करता है, मशीन में चलता है ना, उसके बाद ही तो वेव इस पर डिफ्लेक्ट होती है, चलेगा तभी वेव डिफ्लेक्ट होगी। तो ईसीजी जो चलता है उसका रेट होता है 25 मिलीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतना इसका रेट होता है। अब उसमें जो पी वेव है, अब देखिए मैंने आपको पहले लार्ज स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर देख लेते हैं। लार्ज स्क्वायर जो होता है वो होता है लगभग 0.2 सेकेंड्स का, ये सेकंड है, ठीक है, 0.2 सेकेंड्स का इक्वल्स टू 200 मिली सेकेंड्स का होता है। और एक स्मॉल स्क्वायर, अगर इसको हम डिवाइड, एक लार्ज स्क्वायर में एक रो में कितने हैं 5 स्मॉल स्क्वायर्स है, तो इसको 5 से डिवाइड करते तो कितना आएगा 0.04, 0.04 इज इक्वल टू 40 मिली सेकेंड्स, ठीक है। मतलब एक लार्ज स्क्वायर, ये लार्ज स्क्वायर और एक छोटा स्मॉल स्क्वायर जो है वो इतना आएगा, ठीक है, मिली सेकेंड्स। अब इसका मतलब क्या है, मतलब होता है कि एक सेकेंड में 5 लार्ज स्क्वायर्स आते हैं, 5 लार्ज स्क्वायर आते हैं एक सेकेंड में, ठीक है। तो एक मिनट में लगभग अगर हम निकालेंगे तो 300 लार्ज स्क्वायर्स आते हैं, ठीक है। इसका कैलकुलेशन